कक्षा है BA पार्ट सेकंड। प्रश्न पत्र है मानव भूगोल। बच्चों, आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। उत्तर डार्विनवाद काल से भूगोलवेत्ताओं के मध्य पद्धति और वर्गीकरण अपनाए जाने और मानव और पर्यावरण के संबंधों को परिभाषित करने के संबंध में अनेक भिन्नताएं आई हैं। मानव भूगोल की दो मुख्य विचारधाराएं। पहली है निश्चयवाद, या इसे पर्यावरणवादी निश्चयवाद भी कहते हैं। दूसरी है संभववाद। अब पहली विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली विचारधारा है निश्चयवाद या पर्यावरणवादी निश्चयवाद। मानव की क्रियाओं की दिशाओं को पर्यावरण नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मानवीय व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर को प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर द्वारा समझा जा सकता है। जो दर्शन, उपागम और पद्धतियाँ पर्यावरण के संबंध में और गति को स्पष्ट करती हैं, उसे पर्यावरणवादी निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवादी विचारधारा का सार ये है कि इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली और किसी सामाजिक समूह, समाज और राष्ट्र का विकास पूर्ण रूप से अथवा अधिकांश में पर्यावरण के भौतिक तत्वों द्वारा नियंत्रित होता है। निश्चयवादी विचारक साधारणतः मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता मानते हैं, जिस पर भौतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है और उसके व्यवहार, निर्णय करने की प्रवृत्ति और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरण का मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव में रुचि बहुत पहले से है। प्राकृतिक दशाओं का विभिन्न मनुष्यों के भौतिक लक्षणों, गुणों, सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभावों की पहले व्याख्या करने वाले यूनानी और रोमन विद्वान थे। इसमें चिकित्सक हिप्पोक्रेटस, दार्शनिक अरस्तु, इतिहासकार थ्यूसिडिडस और हेरोडोटस मुख्य थे। थ्यूसिडिडस ने एथेंस की महत्ता के लिए उसकी प्राकृतिक दशाओं और भौगोलिक स्थिति को मुख्य कारण बताया था। अरस्तु ने उत्तर यूरोप और एशिया के लोगों के अंतर के कारण को जलवायु के कारण बताया था। अरस्तु ने बताया कि ठंडे देशों के निवासी साहसी और वीर होते हैं, लेकिन अमेधावी, राजनीतिक संगठन में अकुशल और शासन करने में पिछड़े होते हैं। उसका ये मानना था कि गर्म प्रदेशों के निवासी मेधावी होते हैं, लेकिन उनमें साहस की कमी होती है। वे दासता को अपनी नियति मानते हैं। दूसरी तरफ यूनान के निवासी
जो भौगोलिक दृष्टि से दोनों के मध्य में स्थित हैं, उच्चतम गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से सभी के ऊपर शासन करने के लिए योग्य होते हैं। इसी क्रम में अरस्तु ने कुछ अन्य जानकारियाँ भी इस अवधारणा के बारे में दी है। यूनान के विद्वानों ने एशियाई लोगों की आराम पसंद जीवन शैली को उनकी अनुकूल वातावरणीय दशाओं से जोड़ दिया और निर्धन यूरोप वासियों को अपनी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए देखा। ये लोग गर्म निम्न प्रदेशों के दुबले पतले गोरे रंग वालों के विपरीत अधिक हवादार, पहाड़ के प्रदेशों के लंबे सौम्य साहसी जाति के होते हैं। इसी तरह से रोम के भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, उन्होंने भी कहा है कि ढाल, उच्चावच, जलवायु सभी ईश्वर के कार्य हैं और ये तत्व मनुष्यों की जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। मोंटेस्क्यू ने बताया है कि गर्म जलवायु के निवासियों की तुलना में ठंडे इलाकों के लोग शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ, अधिक साहसी, स्पष्टवादी और कम चालाक होते हैं। इसी तरह से गर्म जलवायु के निवासी कायर, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर, आलसी और निष्क्रिय होते हैं, ऐसा स्ट्रैबो ने बताया। इसी प्रकार से अरब भूगोलवेत्ताओं ने विश्व को 7 किश्वार अथवा जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया और यहाँ निवास कर रही जातियों को शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उजागर किया। अल बत्तानी, अल मसूदी, इब्न दाकुल, अल इदरीसी, इब्न खाल्दुन ने मानवीय क्रिया और उसकी जीवन शैली के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास भी किया। अल मसूदी ने कहा था कि उस भूमि में जहाँ जल खूब मिले वहाँ के निवासी विनोदी और खुश रहने वाले होते हैं, जबकि शुष्क यानी सूखे इलाकों के लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। घुमक्कड़ जो लोग हैं वे खुले वातावरण में निवास करते हैं, तो वे शक्तिशाली, बलिष्ठ, दृढ़ निश्चय वाले, विवेकी और योग्यता वाले होते हैं। इसी प्रकार से एक विद्वान जॉर्ज टाठन इतिहासकार थे। इन्होंने 2 अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाली जातियों के बारे में फ़र्क बताया था और जर्मन दार्शनिक जो इमानुएल कांट, ये भी एक निश्चयवादी विद्वान थे। इन्होंने बताया कि न्यू हॉलैंड के निवासियों की आँखें आधी बंद रहती हैं और ये बिना अपना सिर पीछे झुकाए अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ असंख्य मक्खियाँ होती हैं जो उनकी आँखों पर उमड़ती रहती हैं, तो उन्हें आँखें बंद रखनी पड़ती हैं। फिर कांट ने आगे कहा कि गर्म प्रदेशों के लोग सुस्त और कायर होते हैं। कायरता अंधविश्वास को जन्म देती है और दास प्रथा को बढ़ावा भी देती है। तो इस प्रकार से कांट ने भी इसके पक्ष में ही अपनी बातें कही हैं। जैसे जो भूरी गिलहरियाँ जो साइबेरिया के प्रवास पर जाती हैं, वे सलेटी रंग में बदल जाती हैं और जो सफ़ेद गाय का रंग सर्दी के समय में हल्का भूरापन ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से
19वीं सदी में ये अवधारणा छाई रही। इसी प्रकार से भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, इन्होंने इसे अपना लिया। कार्ल रिटर ने तो 19वीं सदी के शुरू में आगमन उपागम को अपनाया और निश्चयवाद का पक्ष लिया। उन्होंने पर्यावरण की दशाओं से शरीर के भौतिक गठन और स्वास्थ्य के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि तुर्कोमन लोगों की संकड़ी पलकें होती हैं, ये मनुष्य के स्पष्ट मरुस्थल के स्पष्ट प्रभाव को बता देती हैं। इस तरह से उसके अनुयायी ने जनसंख्या के घनत्व और उस भूमि की प्रकृति के बारे में दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो रिटर के समकालीन ही थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की जीवन शैली मैदान के लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। तो इसी प्रकार से शुरुआत में तो ज़्यादातर विद्वानों का यही विचार था कि भाई निश्चयवाद ही सबसे सही अवधारणा है, सबसे अच्छी विचारधारा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ में वैज्ञानिक परिवेश, डार्विन की विचारों, न्यूटन के कारण प्रभाव के संबंधों, इस बारे में इन्होंने बहुत प्रभाव डाला। और डार्विन ने भी कहा कि प्रकृति से समायोजन करके या उसके अनुसार अनुकूलन करके ही कोई भी जीव जंतु जीवित रह सकता है, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। और वैज्ञानिक जो निश्चयवाद एक अवधारणा जो इसी में आती है, जो उसका संस्थापक था फ्रेडरिक रेटजेल। उन्होंने शास्त्रीय भौगोलिक निश्चयवाद की सामाजिक डार्विनवाद के तत्वों से आपूर्ति की। इसके अनुसार तो राज्य अपना जीवन पृथ्वी से प्राप्त करता है और लगातार अधिक से अधिक क्षेत्र को अधिग्रहण करने का प्रयास करता है। और रेटजेल ने तो ये भी कहा कि समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। ये भी अच्छी बात उन्होंने कही। रेटजेल तो डार्विन का अनुयायी था, उसका चेला था और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत में पूरा विश्वास करता था अपने गुरुजी के अनुसार ही। और 20वीं सदी के आरंभ में पर्यावरणवाद का विस्तार USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब हुआ। यहाँ इसके प्रबल समर्थक थे एलन चर्चिल सैम्पल और एल्सवर्थ हंटिंगटन। एलन चर्चिल सैम्पल जो रेटजेल की शिष्या थीं, अनुयायी थीं, वे अपने शिक्षक के विचारों का प्रचार करती रहीं और कट्टर समर्थक भी बन गईं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है, किंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कार्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को दिशा दी है, उसके सामने कठिनाइयाँ भी उत्पन्न की हैं, जिससे उसके शरीर को बल मिला है, यानी कि शक्ति मिली है, उसकी बुद्धि को प्रखर भी किया है। पृथ्वी ने उसे नाव चलाने और सिंचाई की समस्याएं भी दी हैं, तो उन समस्याओं का प्रकृति ने हल भी बता दिया है। उन्होंने उसकी हड्डियों और ऊतकों में उसके मस्तिष्क और आत्मा में भी प्रवेश कर लिया है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए उसे फौलादी मांसपेशियां दे दी, तट के सहारे इन्हें कमज़ोर और ढीला छोड़ दिया, लेकिन इसके स्थान पर
हाथों को और छाती को पूरी शक्ति दी जिससे कि वो पतवार को चला सके, यानी नाव को आगे चला सके। नदी घाटियों में पृथ्वी ने उसे उपजाऊ भूमि प्रदान कर दी। पवन प्रभावित पठारी क्षेत्रों में और जलविहीन मरुस्थलों में पशु चारकों को घास और जल की समाप्ति पर पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो उसका जीवन बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। उसके विचारों में सादगी आ जाती है। उसके धर्म का स्वरूप एकेश्वरवादी होता है। तो मरुस्थल या रेगिस्तान की जो मिट्टी या स्टेपी घास के मैदान बिना किसी अवरोध के बहुत लंबे लंबे इलाकों तक फैले रहते हैं। उसी तरह से उनका ईश्वर भी एक हो जाता है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, यानी कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता। उसके मस्तिष्क को नए नए विचार न मिलने के कारण उसका विश्वास कट्टरपन में बदल जाता है। तो अच्छा, जिस भूमि को वो जोतता है अथवा उस भूमि से जिस पर वो यात्राएं करता है या उन समुद्रों से जिस पर होकर वो व्यापार करता है, उससे अलग करके मानव का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे ध्रुवीय रीछों और मरुस्थलीय कैक्टस का अध्ययन उसके आवास से अलग करके हम कैसे करेंगे? संभव नहीं है। अत्यंत विकसित पौधों और पशुओं की अपेक्षा मानव के पर्यावरण के साथ संबंध बहुत सारे हैं और जटिल भी हैं, यानी इनकी संख्या भी ज़्यादा है और इनको समझना इतना आसान भी नहीं है। कुमारी सैंपल ने तो अपनी किताब में अलग अलग भौतिक प्रदेशों, स्थलाकृतियों और क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के वैचारिक विशेषताओं में भेद भी किया है। उन्होंने कहा है कि पर्वतीय प्रदेशों के जो लोग हैं, पहाड़ के लोग, वे रूढ़िवादी होते हैं और उन्हें पर्यावरण में उनको परिवर्तन के लिए प्रेरणा देने का समय कम होता है। नवाचार उनके लिए प्रतिकारी होता है। पहाड़ के लोगों का एकाकी जीवन बाहर के व्यक्तियों के प्रति कट्टरपन, रूढ़िवादिता, संवेदनशील व्यवहार को जन्म देती है। वे परंपराओं के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं और इनकी आलोचना किसी तरह से पसंद नहीं करते। तो उनकी कठोर धार्मिक भावना होती है, कहने का मतलब, और परिवार के प्रति लगाव बहुत अधिक होता है। अच्छा, अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये लोग परिश्रमी होते हैं, मितव्ययी होते हैं, सतर्क होते हैं, थोड़े ईमानदार भी होते हैं। आज इसके विपरीत यूरोप के जो मैदानी भाग के लोग हैं वे शक्ति संपन्न हैं, गंभीर होते हैं, भावुक होते हैं, विचारशील होते हैं, जागरूक भी होते हैं। भूमध्य सागर के प्रदेश के लोग, क्योंकि वहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, सुहावनी है, तो वे प्रसन्नचित्त होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और उनका जीवन आराम तलब होता है। अमेरिकी जो भूगोलविद एल्सवर्थ हंटिंगटन, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी मानव भूगोल के नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 1945 में इन्होंने लिखी थी। ये हंटिंगटन महोदय भी भौगोलिक निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। हंटिंगटन ने हिपोक्रेटस काल से अब तक के जो वातावरण के परिवर्तनों को देखते हुए कई बातें अपने इस ग्रंथ में लिखी हैं। अच्छा, उनका निष्कर्ष ये था कि निवास क्षेत्र जो यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग में है, उसका वातावरण सर्वश्रेष्ठ बता दिया उन्होंने। और एक नक्शा भी उन्होंने बना करके पेश किया कि समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शक्ति और सभ्यता का स्तर सबसे ऊंचा पाया जाता है। तो सब ने अपने अपने विचार इसके बारे में प्रस्तुत किए और इस अवधारणा को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाया। इस क्रम में हमें आने वाली कक्षाओं में और जो अवधारणाएं और विचार हैं उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।